Hello everyone, I welcome you all on MCIT digital platform. Today I will discuss the cell biology BSc part first paper second book and last class में हम discuss कर रहे थे Golgi bodies को, right? तो Golgi bodies को discuss जब हम कर रहे थे तो Golgi bodies के functions पे हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं Golgi body की। Golgi बॉडी को सबसे पहले डिस्कवर एंड एक्सप्लेन किया था कैमिलो गोल्जी ने, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड कैमिलो गोल्जी के बाद धीरे धीरे उनका नाम उन्हीं के नेम के बेसिस पर गोल्जी बॉडी नेम दिया गया। सो जनरली हम गोल्जी बॉडी के बायोजेनेसिस की बात कर चुके हैं कि डिफरेंट मेम्ब्रेन से गोल्जी बॉडीज़ बन सकती हैं, ईआर से गोल्जी बॉडीज़ बन सकती है। एंड जनरली हम इसके फंक्शंस को अब कंसिडर करेंगे। फंक्शंस इसके क्या क्या हो सकते हैं ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंस है, बिकॉज गोल्जी बॉडी के अनलिमिटेड बहुत सारे फंक्शंस गोल्जी बॉडी हमारे सेल में प्रेजेंट होकर परफॉर्म करती है। फर्स्टली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम देखेंगे। सबसे पहली चीज़ गोल्जी बॉडी का मेन काम होता है सॉर्टिंग करना, ठीक है। सॉर्टिंग करना, सॉर्टमेंट का काम होता है, सॉर्टिंग करती है। फॉर एग्जाम्पल सॉर्टिंग किसकी करती है, हम बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स की सॉर्टिंग करती है, ठीक है। प्रोटीन्स की सॉर्टिंग होती है गोल्जी बॉडीज़ के द्वारा। तो जनरली फर्स्ट पॉइंट जो हमारे माइंड में आता है सॉर्टिंग, दैट मीन्स सॉर्ट करना, छोटे प्रोटीन्स को अलग रखना, लार्ज प्रोटीन्स को, या जो प्रोटीन्स प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुए हैं उन प्रोटीन्स को अलग करना, एंड जो प्रॉपरली फॉर्म है फंक्शनल है उन प्रोटीन्स को सेपरेट करना। अब सॉर्टिंग की अगर हम डेफिनेशन देते हैं तो हम बोल सकते हैं जो सॉर्टिंग प्रोसेस होता है जस्ट लाइक किसकी तरह होता है, ट्रैफिक पुलिस की तरह होता है, ठीक है। किस प्रोटीन को कहाँ भेजना है, कहाँ सेंड करना है, गोल्जी बॉडी ये काम कर रही है जस्ट लाइक ट्रैफिक पुलिस। जैसे ही ट्रैफिक आएगा किस डायरेक्शन में हमें डाइवर्ट करना है व्हीकल्स को, ठीक है, उसी डायरेक्शन में डाइवर्ट किया जाता है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। तो सॉर्टिंग प्रोसेस जो है प्रोटीन्स का वो एक्चुअल में डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, एंड उस डायरेक्शन को ही हम बोल रहे हैं सॉर्टिंग। सही जगह पे प्रोटीन्स को प्लेस करवाना, डायरेक्शन देना। तो फर्स्ट फंक्शन गोल्जी बॉडी का होता है सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन्स। सेकेंडली आप oogenesis पढ़ते हैं, आप स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ते हैं, शुक्राणु जनन एंड अंडाणु जनन। शुक्राणु जनन में हम एक्रोसोम पढ़ते हैं, ठीक है। एक्रोसोम एक्चुअल में होता क्या है ये हमें पता होना चाहिए। एक्रोसोम जो इससे नहीं बनाते हैं हम, यहां देख लेते हैं। कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर हमें दिखती है, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, एक्चुअल में स्ट्रक्चर किसकी है, ये शुक्राणु की स्ट्रक्चर है, एक स्पर्म की स्ट्रक्चर है, एंड इसके ऊपर जो टोपीनुमा संरचना है उसी को हम बोल रहे हैं एक्रोसोम, ठीक है। एक्रोसोम टोपीनुमा संरचना होती है जो हमारे यहाँ पर उपस्थित रहती है। अब एक्रोसोम की जब हम बात कर रहे हैं तो एक्रोसोम मेनली बहुत सारे प्रकार के एंजाइम्स इसमें उपस्थित रहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं लयनकारी एंजाइम्स, लाइसिन एंजाइम्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्रोसिन हो जाएगा, एक्रोसोमिन हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल
एक्रोसिन हो गया, एक्रोसोमिन हो गया, हाइलुरोनिडेज हो जाएगा एंजाइम, एसिड फॉस्फेटेज हो जाएगा। इस तरह से डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स एक्रोसोम में हमारे प्रेजेंट रहते हैं। अब एक्रोसोम का जो निर्माण है, एक्चुअल में एक्रोसोम का काम क्या होता है, अंडाणु में प्रवेश करना, और अंडाणु में प्रवेश करते समय ये क्या करता है, अंडाणु की झिल्लियों का भेदन करने में हमें हेल्प करता है ताकि शुक्राणु इजीली उसके अंदर प्रवेश कर सके। तो भेदन प्रक्रिया के दौरान, पेनिट्रेशन क्रिया के दौरान एक्रोसोम का काम होता है अंडाणुओं की झिल्लियों को भेदना, ठीक है, एग मेम्ब्रेन्स को भेदना ताकि वहां से एंट्री हो सके। तो सेकेंडली जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्रोसोम की, तो एक्रोसोम जो बन रहा है, जो एक इतना इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इतनी इम्पॉर्टेंट संरचना है, इसका निर्माण एक्चुअल में हो किससे रहा है, हमारी गोल्जी बॉडी से ही हो रहा है इसका निर्माण। तो गोल्जी बॉडी जो है हमारी, वो एक्रोसोम का निर्माण करती है एंड एज अ रिजल्ट एक्रोसोम बनता है। तो गोल्जी बॉडी जो है वो इस तरह से न्यूक्लियस के आसपास, ये न्यूक्लियस होता है यहाँ पर, इस तरह से न्यूक्लियस के आसपास गोल्जी बॉडी यूँ रहती है, और इन्हीं गोल्जी बॉडीज़ में धीरे धीरे या तो कोई दो गोल्जी बॉडी मिल जाती हैं, तो प्रो एक्रोसोमल वेसिकल, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर ही बनता है एक्रोसोम, तो न्यूक्लियस के ऊपर ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है जिससे सबसे पहले क्या बनता है, प्रो एक्रोसोमल कणिका या प्रो एक्रोसोमल ग्रैन्यूल, और उसके बाद फिर बनती है एक्रोसोमल ग्रैन्यूल, और एक्रोसोमल ग्रैन्यूल से फिर एक्रोसोम का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपको शॉर्ट में दिखा सकती हूँ, ये न्यूक्लियस है हमारा, यहाँ पे गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट रहेंगी, इनमें से कोई एक गोल्जी बॉडी चेंज होने लगेगी, तो चेंज होने लगेगी तो वो क्या बन जाएगी, प्रो एक्रोसोमल कणिका के रूप में यहाँ पे इस तरह से उपस्थित रहने लग जाएगी। अब प्रो एक्रोसोमल कणिका धीरे धीरे और इनलार्ज होगी, और इनलार्ज होकर हमारे न्यूक्लियस के ऊपर इस तरह से एक्रोसोमल कणिका के रूप में आ जाएगी। तो इसे हमने बोला प्रो एक्रोसोमल ग्रैन्यूल, ठीक है, ग्रैन्यूल है, और इसे हम बोल देंगे एक्रोसोमल ग्रैन्यूल, एक्रोसोमल कणिका यानी कि ग्रैन्यूल। ये न्यूक्लियस है नीचे वाला, एन से डिनोट कर देती हूँ न्यूक्लियस को। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे, इस तरह से न्यूक्लियस के ऊपर एक्रोसोम आके आराम से व्यवस्थित हो गया है, और बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन भी आ गई है जिसे हम बोल देंगे एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। तो इस तरह से शीर्ष भाग का निर्माण होता है। तो एक्चुअल में ये जो निर्माण हो रहा है ये किससे हो रहा है, गोल्जी बॉडी से ही हो रहा है। तो सेकेंड मेन फंक्शन इसका रहेगा किसका निर्माण, एक्रोसोम का निर्माण। थर्डली बात करते हैं, एक काम ये भी होता है इसका, कुछ पदार्थों का सिंथेसिस करना, ठीक है, सिंथेसिस या संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, सब्सटेंसेस का या पदार्थों का निर्माण करवाना, सिंथेसिस करवाना। और सिंथेसिस के साथ साथ इसका एक काम ये भी रहता है, जो भी सब्सटेंसेस बन रहे हैं, जिनका भी सिंथेसिस हो रहा है, उनका रूपांतरण करवाना या उन्हें मॉडिफाई करवाना, मॉडिफिकेशन, किसका, सब्सटेंसेस का ही मॉडिफिकेशन। तो रूपांतरण या मॉडिफिकेशन भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो संश्लेषण करवाना और साथ साथ रूपांतरण भी करवाना पदार्थों का, सब्सटेंसेस का। नाउ आते हैं हम इसके फिफ्थ मेजर फंक्शन पर, ये विटैलोजेनेसिस की क्रिया को भी करवाता है, यानी कि इसके द्वारा पित्तक निर्माण की प्रक्रिया भी होती है, ठीक है। पित्तक निर्माण में भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। फॉर एग्जाम्पल, विटैलोजेनेसिस क्या होता है, पित्तक निर्माण की प्रक्रिया देखेंगे। पित्तक निर्माण किससे होता है, कई जगह बोला जाता है ईआर से होता है, कई जगह बोला जाता है गोल्जी से होता है, कई जगह बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया से होता है।
तो पित्तक निर्माण की अलग अलग थ्योरी है कि अलग अलग से होता है, बट गोल्जी जो है, गोल्जी क्योंकि हमने बोला कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक अपैरेटस की तरह उपस्थित है। सिस्टर्नी भी प्रेजेंट है, जिसमें वेसिकल भी प्रेजेंट है, उपस्थित है, जिसमें वैक्यूल भी उपस्थित है, जिसमें ट्यूब्यूल्स भी उपस्थित है। तो गोल्जी एक अपैरेटस की तरह उपस्थित है हमारे पास, ठीक है। और जब गोल्जी अपैरेटस की तरह है, कॉम्प्लेक्स की तरह है, तो इसका मेन फंक्शन ये भी रहता है कि ये पित्तक निर्माण की प्रक्रिया में सहयोग करता है या पित्तक निर्माण करवाता है, ठीक है। और पित्तक निर्माण होगा, एक बार पित्तक बन जाएगा, दैट मीन्स योग फॉर्मेशन एक बार अगर हो जाएगा, तो योग फॉर्मेशन आप सब जानते हैं न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पोषण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है फिर, और फिर न्यूट्रिशन प्रदान करेगा तो पोषण प्रदान करने के साथ साथ ऑर्गेनिज्म का क्या करवाएगा, ये परिवर्धन करवाएगा या फिर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करवाता है, ठीक है। परिवर्धन या डेवलपमेंट, इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है। दूसरी बात, जो भी योग है, जिनके अंदर भी योग प्रेजेंट होता है जंतु में, वो कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, एक हमारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, अतिरिक्त झिल्ली होती है, जिसे हम बोलते हैं योग सैक, ठीक है, या फिर पित्तक कोश। तो पित्तक कोश के अंदर ही योग जाके इकट्ठा होता है और यहाँ से फिर जंतु से यूज करता है फॉर पोषण या न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। और न्यूट्रिशन लेगा तो उसकी ग्रोथ होगी धीरे धीरे, और जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता जाता है, परिवर्धन होता जाता है, वैसे वैसे इसकी मात्रा कम होती जाती है, पित्तक की मात्रा कम होती जाती है। तो ये हमारी बात हुई इसके फिफ्थ मेजर फंक्शन की, विटालोजेनेसिस। अब कुछ जंतुओं में हम ये भी देखते हैं कि जो गोल्जी बॉडी है, ये मिल्क के ड्रॉपलेट्स या मिल्क सिक्रीशन या सिंथेसिस को भी सपोर्ट करती है। ज़्यादा मिल्क सिंथेसिस नहीं, स्मॉल ड्रॉप्स के फॉर्म में मिल्क को प्रोड्यूस करने में ये हेल्पफुल रहती है। तो मिल्क सिंथेसिस भी गोल्जी बॉडीज़ के द्वारा हो सकता है, ठीक है। गोल्जी बॉडीज़ भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, ऐसा कुछ जंतु में, कुछ रैट्स में ऐसा देखा गया। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, ये क्या करती है, सीलेंट्रेट जैसे जंतु में टॉक्सिक सब्सटेंसेस को भी सिंथेसाइज करती है, या टॉक्सिक विषैले पदार्थों का भी ये संश्लेषण कर सकती है। तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस का भी ये सिंथेसिस कर सकती है, ठीक बात है। तो जितने भी विषैले पदार्थ हैं उनको ये सिंथेसाइज करवाती है, उनका ये निर्माण करवाती है। तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस का निर्माण भी इसी के अंदर आ जाए। अब कई बार हम ये भी देखते हैं इसके फंक्शंस में कि इसके द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का भी निर्माण, प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, कोशिका कला का भी निर्माण होता है, ठीक है। तो गोल्जी बॉडीज क्या करती हैं, कोशिका कला का भी निर्माण कर सकती हैं, उनके अंदर ये कैपेसिटी, या इनका एक मेजर फंक्शन ये भी हो सकता है कि ये सेल मेम्ब्रेन को बनाए, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को बनाने के साथ साथ कुछ इम्पॉर्टेंट जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी भी ये सिंथेसिस करवाती है। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं प्रोटीन्स का भी ये संश्लेषण करवाती है, प्रोटीन्स का भी ये सिंथेसिस करवाती है, ठीक है। तो प्रोटीन्स का सिंथेसिस जो होता है वो इसके द्वारा हो सकता है। सिंथेसिस के साथ साथ इन्हीं का स्त्रावण भी होगा, सिक्रीशन भी होगा, ठीक है। तो सिंथेसिस तो हो ही रहा है, सिंथेसिस के साथ साथ ये सिक्रीशन या स्त्रावण के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहती है। वहीं बात करेंगे प्रोटीन्स का हो रहा है तो लिपिड ड्रॉपलेट्स या लिपिड्स का भी ये सिंथेसिस भी कराती है और साथ में सिक्रीशन भी करा सकती है, निर्माण भी करवा सकती है और सिक्रीशन भी करवा सकती है। वहीं हम बात करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स की। ग्लाइकोप्रोटीन्स किससे मिलकर बनेंगे, देखो सिंपल सी चीज़ है, ग्लाइकोप्रोटीन है, दो चीज़ों से मिलकर बनेगा ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको यानी कि शुगर या ग्लूकोज बोल सकते हो आप, एंड प्रोटीन, ठीक है। ग्लाइको मीन्स इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगी, शुगर्स प्रेजेंट रहेंगी।
शुगर्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है, यानी कि इसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट रहेगा, और इसके अंदर अमीनो एसिड है, क्योंकि प्रोटीन है तो प्रोटीन किससे बनता है, हमारे अमीनो एसिड से ही बनता है, तो इसके अंदर अमीनो एसिड्स उपस्थित रहेंगे। और इसी तरह से ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स की श्रृंखलाएं बनाने का काम गोल्जी बॉडीज कर सकती हैं। तो इनकी श्रृंखलाएं बनाएंगी, इनकी चेन्स बनाएंगी एंड एज अ रिजल्ट उन चेन्स को फॉर्म करने में हेल्प करेंगी, राइट। तो ये एक इनका मेन फंक्शन ग्लाइकोप्रोटीन्स का भी हो सकता है। कुछ शर्कराओं को बनाने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल रहती है। वो कौन सा पॉइंट था, 12th। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। कुछ शुगर्स को, कुछ शर्कराओं को बनाने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल रहती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ गैलेक्टोज जैसी शुगर्स को भी ये निर्मित करवा सकती हैं, उनका भी ये निर्माण करवा सकती हैं। तो कुछ शुगर्स भी इनके लिए होंगे। मिल्क फॉर्मेशन अपन ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं और प्रोटीन फॉर्मेशन भी अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जब प्रोटीन्स बन रहे हैं तो एंजाइम्स एंड हार्मोन्स को भी सिंथेसाइज कराने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल रह सकती है। एंजाइम्स एंड हार्मोन्स का भी संश्लेषण भी हो सकता है एंड साथ में वही सिक्रीशन भी हो सकता है, यानी कि ये बन भी सकते हैं इनके द्वारा और इनके द्वारा सिक्रीशन भी करवाए जा सकते हैं। एक और चीज़ जो हमने पहले भी पढ़ी थी, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन ये करवाते हैं तो ये प्रोटीन्स को रूपांतरित भी कर सकते हैं। देखो सिंपली हम बोल रहे हैं प्रोटीन्स को संग्रहित, क्योंकि इनका मेन काम क्या है, सिक्रीशन का काम है। मोस्ट ऑफ द जितनी भी सब्सटेंसेस हम पढ़ रहे हैं उनको ये क्या करवाते हैं, सिक्रीट करवाते हैं। तो प्रोटीन्स का भी ये क्या करवा सकते हैं, सिक्रीशन करवा सकते हैं। एंड प्रोटीन्स का सिक्रीशन तो करा ही रहे हैं, लेकिन उन्हें चेंज भी करवा रहे हैं, उन्हें मॉडिफाई भी करवा रहे हैं। और मॉडिफाई अगर ये होगा तो मॉडिफाई होने के साथ ये स्टोर भी रह सकता है। तो प्रोटीन्स का स्टोरेज भी करते हैं एंड स्टोरेज करने के साथ उन्हें मॉडिफाई, उन्हें कन्वर्ट, उन्हें चेंज करने में भी रिस्पॉन्सिबल रह सकते हैं। लास्टली बात करेंगे हम, क्योंकि हमने इतना बोला कि ये सिक्रीशन करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस का, लिपिड्स का, बहुत सारी चीज़ों का सिक्रीशन करते हैं। तो कुछ कंपाउंड्स का हमने ये भी देखा है कि ये एब्जॉर्प्शन भी करते हैं, कुछ कंपाउंड्स का ये अवशोषण भी करते हैं, जिनमें देखा गया है कि आयरन जैसे कंपाउंड का इनके द्वारा अवशोषण हुआ, यानी कि एब्जॉर्प्शन हुआ, एंड ऐसा हमने ऑब्जर्व भी किया है। तो ये हमारे कुछ फंक्शंस हैं गोल्जी बॉडीज़ के, जिनमें मेनली फंक्शन सिक्रीशंस के आएंगे, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, ग्लाइकोप्रोटीन्स एटसेट्रा एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस और दूसरे जो पदार्थ हैं उनका भी निर्माण। एक और चीज़ हमने ये भी देखी है कि जो भी कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स की अगर आप संरचना देखोगे तो कहाँ उपस्थित रहते हैं, इससे आपको चीज़ें क्लियर होगी। एक बार देखेंगे, देखो जो हमारा ओवम होता है, अंडाणु होता है, अंडाणु की सरफेस पे कुछ ग्रैन्यूल्स, यानी कि बाहर की तरफ, सरफेस भी नहीं बोलेंगे हम, सतह भी नहीं बोलेंगे, बाहर की तरफ जो पेरीफेरी है, पेरीफेरी में कुछ ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। क्यों कॉर्टिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कॉर्टेक्स भाग में पाए जाते हैं, ठीक है। एक मेड्यूला भाग होता है, एक कॉर्टेक्स भाग होता है, कॉर्टेक्स भाग में प्रेजेंट है तो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। और इन कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के बर्स्ट होने से, फटने से एक मेम्ब्रेन बनती है जिसे हम बोलते हैं, डबल मेम्ब्रेन बनती है जिसे हम बोलते हैं निषेचन कला या फिर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। और इस फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के कारण ही, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन एक्चुअल में क्या करती है, पॉलीस्पर्मी को रोकने का काम, पॉलीस्पर्मी यानी कि बहु शुक्राणुता को रोकने का काम करती है। बहु शुक्राणुता क्या होती है कि एक अंडाणु में एक से ज़्यादा शुक्राणु का प्रवेश, तो उसे ही हम बोलते हैं बहु शुक्राणुता, ठीक है। तो बहु शुक्राणुता को रोकती है क्योंकि डबल लेयर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन या निषेचन कला का यहाँ पे निर्माण होता है। तो सेम चीज़ हमने यहाँ पर बोली कि यहाँ पर ये क्या करेगा, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का भी निर्माण
कर सकता है। तो एक मेजर फंक्शन यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि इनके द्वारा कॉर्टिकल कणिकाओं का निर्माण होता है या कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन। ठीक है, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स कुछ जंतुओं में ही उपस्थित रहते हैं। ओके क्लास, एक बार फंक्शंस को देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग।